तो ब्लैक होल का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि स्पेस के अंदर एक ऐसा होल होगा जिसके आर पार हम जा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। लेकिन ब्लैक होल का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है कि ब्लैक होल यानी कि एक होल होता है। तो इस वीडियो में हम ब्लैक होल से जुड़े सब मिसकंसेप्शन को दूर करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल कैसे बनता है और ब्लैक होल का इवेंट होराइजन क्या होता है, ब्लैक होल के अंदर सिंगुलरिटी क्या होती है और अगर हम ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर हम सन को एक ब्लैक होल से रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो इंफॉर्मेटिव है मेरा भाई। सबसे पहली बात तो ये कि हम ब्लैक होल के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। एक ब्लैक होल मैसिव ग्रेविटी वाला एक ऑब्जेक्ट होता है जो स्पेस और टाइम दोनों को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है। टाइम ट्रेवल करने के तरीकों में ब्लैक होल की ग्रेविटी भी एक टाइम ट्रेवल करने का तरीका है, क्योंकि ब्लैक होल की मैसिव ग्रेविटी टाइम को बहुत ही ज्यादा स्लो कर देती है। और अगर आपको ब्लैक होल के थ्रू टाइम ट्रेवल को समझना है तो मैं आपको एक हॉलीवुड मूवी रेकमेंड करूंगा, उसका नाम है इंटरस्टेलर। लेकिन साथ ही ये भी रेकमेंड करूंगा कि इस मूवी के क्लाइमैक्स को ज्यादा सीरियस मत लेना, क्योंकि वो पूरा क्लाइमैक्स एक पूरी कल्पना पर आधारित है जिसका रियलिटी से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में जॉन मिशेल ने 1783 के अंदर बताया था। उन्होंने एक कल्पना की थी कि ब्लैक होल स्पेस के अंदर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा होती है और उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि उससे लाइट भी पास नहीं हो पाती है और वो पूरा काला दिखाई देता है, जिसकी वजह से उन्होंने इसका नाम ब्लैक होल दिया। और फिर 1916 के अंदर आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसके अनुसार उन्होंने जॉन मिशेल की कल्पना को एक मैथमेटिकल रूप दिया। फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए जर्मन फिजिसिस्ट कार्ल चाइल्ड ने यह बताया कि कोई भी चीज एक ब्लैक होल का रूप ले सकती है अगर उसे इनफाइनाइट कंप्रेस किया जाए। वैसे तो ब्लैक होल के कई सारे टाइप होते हैं, लेकिन उनमें से दो टाइप मुख्य होते हैं, जिसका पहला टाइप होता है स्टेलर ब्लैक होल, दूसरा होता है सुपरमेसिव ब्लैक होल। स्टेलर ब्लैक होल का आकार बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, जो लगभग हमारे सन के आकार के आसपास ही होता है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर ही मिलियंस स्टेलर ब्लैक होल पाए जाते हैं, जबकि वही सुपरमेसिव ब्लैक होल गैलेक्सी के सेंटर या फिर क्लस्टर के सेंटर में पाया जाता है। और यूनिवर्स में जितनी भी सारी गैलेक्सीज है उनके सबके सेंटर में एक सुपरमेसिव ब्लैक होल पाया जाता है। एक सुपरमेसिव ब्लैक होल आकार में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में जो सुपरमेसिव ब्लैक होल है उसका नाम सैजिटेरियस है, जो हमारे सन से लगभग 4 मिलियन गुना बड़ा है और उसका रेडियस लगभग अर्थ और सन के बीच की दूरी के बराबर है। तो इतना बड़ा होता है एक सुपरमेसिव ब्लैक होल। तो एक ब्लैक होल के फॉर्मेशन को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि एक स्टार कैसे बनता है। तो यूनिवर्स के अंदर कई सारे डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं जिसे नेबुला कहा जाता है, और ये नेबुला समय के साथ में पास में आते हैं और एक स्टार का निर्माण करते हैं। और एक स्टार की मौत के बाद में व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल का निर्माण होता है, यानी कि एक ब्लैक होल के निर्माण की प्रोबेबिलिटी 1/3 होती है। दरअसल एक स्टार उसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन फ्यूल की वजह से जलता है। एक स्टार के अंदर हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियर फिजन के द्वारा हीलियम एटम में बदलता है, और एक बड़े स्टार के अंदर यह न्यूक्लियर फ्यूजन हीलियम एटम तक न रुककर आयरन एटम तक जाता है। इसकी वजह से जो एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से चमकता है। एक स्टार अपने आप को खुद की ग्रेविटी जो कि अंदर की ओर होती है और थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन से जनरेट प्रेशर जो कि बाहर की ओर होता है, ये बैलेंस से खुद को स्टेबल रखता है। लेकिन जब स्टार के अंदर ये फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये बैलेंस बिगड़ जाता है और स्टार खुद के अंदर ही कोलैप्स हो जाता है, और कोलैप्स की वजह से प्लाज्मा बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है और धीरे धीरे फैलने लगता है और एक रेड जायंट बनता है। और इस रेड जायंट के फटने के बाद में प्लेनेटरी नेबुला बनता है और उस प्लेनेटरी नेबुला के बाद में व्हाइट ड्वार्फ बनकर तैयार होता है। लेकिन अगर वहीं पर यह स्टार ज्यादा बड़ा हो तो उस रेड जायंट की जगह एक मैसिव रेड जायंट बनता है। फिर उस मैसिव रेड जायंट से सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से बाद में एक न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल बनता है। अगर न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी ज्यादा हो तो वो न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल में बदल जाता है, यानी कि नेबुला से बनता है स्टार, स्टार से बनता है रेड जायंट, रेड जायंट से बनता है प्लेनेटरी नेबुला और प्लेनेटरी नेबुला से बनता है व्हाइट ड्वार्फ, और साथ ही नेबुला से बनता है एक बड़ा स्टार और बड़े स्टार से बनता है मैसिव रेड जायंट, और मैसिव रेड जायंट से सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बनता है एक ब्लैक होल।
एक ब्लैक होल के सबसे बाहर का भाग अक्रेशन डिस्क कहलाता है। यह डिस्क ब्लैक होल के चारों ओर मैटर से बनी होती है। यह मैटर ब्लैक होल के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, जैसे कि एक नॉर्मल स्टार के चारों ओर दूसरा मैटर या फिर प्लेनेट चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक ब्लैक होल के चारों ओर मैटर अक्रेशन डिस्क के रूप में चक्कर लगाता है। बस फर्क इतना सा होता है कि यह मैटर इतनी तेजी से चक्कर लगा रहा होता है कि यह जलकर प्लाज्मा बन चुका होता है। जब हम एक ब्लैक होल की इमेज को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ब्लैक होल के चारों ओर एक अक्रेशन डिस्क न होकर दो अक्रेशन डिस्क है, जो कि एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर बनी हुई है, जबकि यह सिर्फ एकमात्र इल्यूजन होता है जिसे डॉपलर बीमिंग कहते हैं। दरअसल एक ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट को मोड़ देता है। इसी वजह से सामने के देखने पर अक्रेशन डिस्क का पीछे वाला हिस्सा हमारे को ऊपर की ओर दिखाई देता है, क्योंकि लाइट मुड़कर ऊपर की ओर बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें यह भ्रम होता है कि ब्लैक होल की एक अक्रेशन डिस्क न होकर दो अक्रेशन डिस्क है। जबकि हम ब्लैक होल को सामने की बजाय ऊपर से देखते हैं तो उसके चारों ओर एक ही अक्रेशन डिस्क दिखाई देती है। फिर इस अक्रेशन डिस्क के अंदर एक पतली सी रिंग होती है जिसे फोटोन रिंग कहते हैं। दरअसल एक ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा मैसिव होती है कि वो प्रकाश को भी अपने अंदर से होकर पास नहीं होने देती है, जिसकी वजह से वो प्रकाश उसके चारों ओर बेंड होकर उसके अंदर ही घूमने लग जाता है। क्योंकि प्रकाश फोटोन का बना होता है, इसकी वजह से इस रिंग को फोटोन रिंग कहते हैं। और फिर इसके अंदर का काला पार्ट होता है जो होता है असल में एक ब्लैक होल। इवेंट होराइजन। किसी भी ब्लैक होल का इवेंट होराइजन एक फिक्स लाइन नहीं होता है कि इससे आगे इवेंट होराइजन स्टार्ट हो जाएगा या इससे पहले इवेंट होराइजन होता है, बल्कि इवेंट होराइजन सभी वस्तुओं के लिए अलग अलग होता है। यह उन वस्तुओं के एस्केप वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे कि किसी भी वस्तु की पृथ्वी पर एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, वैसे ही ब्लैक होल के अंदर प्रत्येक वस्तु की एस्केप वेलोसिटी अलग अलग होगी, तो सबके लिए इवेंट होराइजन का मान अलग अलग होगा। यानी कि इवेंट होराइजन ब्लैक होल के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहाँ पर अगर कोई वस्तु चली जाए तो उसके बाद में वो ब्लैक होल की ग्रेविटी से बच नहीं पाती है। साधारणतः इवेंट होराइजन को अक्रेशन डिस्क से ही स्टार्ट माना जाता है। अब आता है सिंगुलरिटी। ब्लैक होल के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर उस ब्लैक होल की सारी डेंसिटी इकट्ठी हो या फिर उसका पूरा मास उस पॉइंट के अंदर हो, तो उस पॉइंट को सिंगुलरिटी कहते हैं। जबकि असल मायने में देखा जाए तो सिंगुलरिटी की डेफिनेशन ये होती है कि स्पेस और टाइम में एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर इनफाइनाइट डेंसिटी हो, जिसकी वजह से स्पेस एंड टाइम में इनफाइनाइट कर्वेचर बन जाता हो। लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर इनफाइनाइट जैसी कोई चीज नहीं होती है, और इसी की वजह से रियल वर्ल्ड के अंदर सिंगुलरिटी नाम की कोई चीज भी नहीं होती है, क्योंकि भाई ब्लैक होल भी तो रियल वर्ल्ड का ही हिस्सा है। तो सबसे पहले तो ब्लैक होल के बारे में यह मिसकंसेप्शन है कि ब्लैक होल अपने चारों ओर की सभी चीजों को अपने अंदर निगल जाता है, लेकिन ये सरासर गलत बात है। ब्लैक होल तब तक किसी चीज को कुछ नहीं करता जब तक आप उसके ग्रेविटेशनल एरिया के अंदर नहीं जाते हो, यानी कि आप उसके इवेंट होराइजन के अंदर नहीं जाते हो, तब तक आप सुरक्षित हो बिल्कुल पूरी तरीके से। यानी कि आप ब्लैक होल से जितनी ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन रखोगे आप उतनी ज्यादा सेफ हो। अब यह सवाल आता है कि अगर हम सन की जगह पर उतने सेम मास का एक ब्लैक होल रिप्लेस कर दें तो क्या होगा? तो इसका जवाब ये है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, कुछ नहीं होगा। सब कुछ अपनी जगह पर रहेगा। जैसे ग्रह अभी चक्कर लगा रहे वैसे के वैसे चक्कर लगाएंगे, कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि अर्थ पर लाइफ नहीं होगी, क्योंकि अर्थ पर लाइफ होने के लिए सन की लाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सन लाइट नहीं होने की वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से जम जाएगा, जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन बाकी कुछ अभी चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। तो सबसे पहले तो हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिर गए तो क्या होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि आप एक 5 डायमेंशनल टेसरे क्यूब के अंदर चले जाओ जहां से आप पास्ट और प्रेजेंट को कंट्रोल कर सको और फ्यूचर के अंदर जा सको। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन इसके बारे में एक थियरी ये है कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिरे तो सबसे पहले तो आपकी एक एक सेल आपसे टूटकर अलग हो जाएगी और आप पूरे तरीके से जलकर प्लाज्मा में बदल जाओगे। और दूसरा ये होगा कि क्या फिर एक ही बार में आप पूरी तरीके से भस्म हो जाओगे और प्लाज्मा में बदल जाओगे, लेकिन दोनों तरीके में आपको भस्म तो होना ही। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।